गुड मॉर्निंग। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं लाइव हूँ इंस्टाग्राम पर और देवेन के कुछ क्वेश्चन हैं जो देवेन से बहुत सारे फ़ोन करने वाले और यहाँ आने के पहले लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो जानना चाहता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेसिकली मेरे पास जितने भी फ़ोन्स आते हैं सारे बाहर से आते हैं। लोग मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपका आईवीएफ सेंटर आइडियल फर्टिलिटी कितने साल से चल रहा है, आपके जो डॉक्टर दीपांकर बनर्जी हैं उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो कब से आईवीएफ कर रहे हैं, वो बेसिकली कहाँ से हैं और जबलपुर में वो कब से काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक, और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। इसका मतलब ये होता है कि मैं एक स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं पुरुष एवं महिला निसंतानता या फिर बांझपन के रीज़न और उसको ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट लगते हैं उनमें मैं काम करता हूँ, और जो गर्भस्थ शिशु है उसमें कोई डिजीज़ है कि नहीं उस पर काम करता हूँ। अब ये पूछा जाता है कि मैं कब से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें आज, चूँकि देवेन ने बहुत सारी चीज़ें पूछी और लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट वाज माय जर्नी कैसी थी और मैं क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, I don't know it is visible in Instagram or not because it might be in a reverse way, but it is written that it is prenatal determination of chromosomal anomaly with the help of Corion villus biopsy। ये मेरा थीसिस टॉपिक था फॉर द मास्टर्स डिग्री, और आप इसमें डेट देख सकते हो, दैट इज़ 1988-89। और 1988-89 में मैंने गर्भस्थ शिशु के भीतर से क्रोमोसोम निकाले थे, उसके कुछ डिजीज़ है कि नहीं देखने के लिए। ये जो काम था ये इटली में 1984 में सिमनी ने किया था, और चूँकि तब लिटरेचर नहीं मिलता था, कहीं से लिटरेचर मिला, तो ये बायोटेक्नोलॉजी और सेल कल्चर का एक बहुत ही कठिन काम था उस समय के लिए, अभी भी बहुत कठिन है। इट इज़ नॉट ईजी टू हार्वेस्ट क्रोमोसोम फ्रॉम प्लेसेंटल विलाई। और आप उस समय का ये मेरा फ़ोटो देख सकते हो, ये मैंने ही बनाया था, ये मेरा ही स्केच है उस समय का। और ये जो अर्ली प्रेगनेंसी है, इसका जो कोरियन है, ये अभी भी मैं अल्ट्रासाउंड में दिखाता हूँ सबको, लाइव भी दिखाता हूँ। इसका जो पार्ट है कोरियन का, इसका जो प्लेसेंटा जिससे बनता है, जो कि फीटस का, बच्चे का भी पार्ट होता है, उसी से बनता है, उसका यदि सैंपल लेके हम उसका जेनेटिक टेस्ट करें तो हम जो गर्भस्थ शिशु है उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये एनाटॉमी ऑफ यूट्रस एट अबाउट 9 to 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और 7 to 8 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन था। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि उस समय में जो हमने जो क्रोमोसोम निकाले थे, ये फ़ोटो माइक्रोग्राफ है। उस समय कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, ना डिजिटल कैमरा था, फ़ोटो माइक्रोग्राफी के कैमरे नहीं मिलते थे। बहुत लोगों ने बहुत मदद करी और बहुत लोगों के मदद से ही ये एक जगह जाके ये माइक्रो फोटोग्राफी कर सका। और क्योंकि उस समय कैमरे डिजिटल नहीं हुआ करते थे, जब हम रील को वॉश कराते थे तो पता चलता था कि कैमरा हिल गया है, तो ये इतने हाई पावर में मैग्नीफिकेशन में देखना रहता था ऑयल इमर्शन में, कि यदि थोड़ा सा भी हिल जाए तो ये क्रोमोसोम दिखते नहीं थे। इनको काउंट करके इसमें 46 है कि नहीं तब देखता था मैं 1988 में। ये मेरी थीसिस टॉपिक थी, जो प्रीनेटल मतलब गर्भस्थ शिशु में। ये और एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अनदर फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उस समय लुई ब्राउन पैदा हुई थी 1988 में, 1978 में, और मैं पढ़ रहा था तब 1988-89 में मैंने सेल कल्चर और ये करा था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन, साथ में
कोरियन बायोप्सी का बच्चे में देखना, बच्चे का डिफेक्ट देखना कि बच्चा ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहला आईवीएफ हमारे पास, हमने जो आईवीएफ का स्टार्टिंग जो पूछ रहे हैं कि कब से एक्सपीरियंस है, मैं आपको कुछ मेरे पुराने रिकॉर्ड निकाला हूँ वो दिखा रहा हूँ। तो ये रिकॉर्ड आप देखोगे तो ये मेरे काम करने के रिकॉर्ड्स हैं 1997 के। तब कन्वेंशनल आईवीएफ होता था, और कन्वेंशनल आईवीएफ में ये जो मैं कल्चर मीडिया और सब कुछ ये खुद बनाने पड़ते थे, तब मिलते नहीं थे। इसमें आप देखोगे तो आपको एक 1997 का भी केस रिकॉर्ड दिखेगा। तब माइक्रोस्कोपिक स्पर्म एस्पिरेशन भी करा हूँ मैं, ओवम पिकअप भी किया हूँ। इसमें स्पर्म का डिटेल भी लिखा हुआ है, मीडिया कौन सा यूज़ किया था, मॉर्फोलॉजी कैसी थी, कैथेटर कौन सा यूज़ हुआ था, एम्ब्रियो की ग्रेडिंग क्या थी। तब डे 2 या डे 3 हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते थे, नंबर ऑफ़ एग्स कितने निकले थे। यदि ये भी एक 97 का ही रिकॉर्ड है। तब सक्सेस रेट बहुत कम था, इसमें कोई शक नहीं है। बट वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विथ, ये 1996 का एक ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का केस है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो, कई लोग जो YouTube चैनल देखते हैं अभी, तो YouTube चैनल तो जियो आने के बाद बनाया गया है। जियो आया है 2000 आई थिंक 16 में, जब इंटरनेट एकदम से फ्री हुआ और लोगों के पास में मोबाइल में नेट पहुंचने लगा। देन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल टू स्प्रेड दी थिंग्स। अब आप देखोगे तो जो पहला सक्सेस है, उस समय में भी पेपर में जो निकला था, मैं आपको उसका डेट बता रहा हूँ। इतना सब मेहनत करने के बाद ये 2003 की रिपोर्टिंग है। महाकौशल में बना जुड़वा, परगनली शिशु से जुड़वा का, ये हो सकता है इंस्टाग्राम में थोड़ा सा रिवर्स दिख रहा हो, बट इट इज़ 10 अगस्त 2003 का पेपर का कटिंग है। आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ कि उस समय भी मैं प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया एंड सिकल सेल रेगुलर करता था। हमारे पास में डीएनए पीसीआर लैब हो गया था। जो मैडम बैनर्जी हैं वो पीसीआर लैब की भी मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये हमारी उस समय की पीसीआर लैब है, जो हम रेगुलर, एक बहुत ही स्मॉल पीसीआर लैब की मशीन से करते थे, मास्टर साइक्लर से। और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है। ये हमारी उस समय की एम्ब्रियोलॉजी लैब है। अब तो इंक्यूबेटर सब बदल गए हैं। और ये जो बेबी पैदा हुए थे उस समय, मैं और मैडम बैनर्जी, मतलब डॉक्टर रिंकू बैनर्जी जो एम्ब्रियोलॉजी का काम भी मेरे साथ सीख रही थी, ये उस समय का बच्चे के फ़ोटो हैं। तो ये एक जर्नी बहुत लंबी है और स्टिल ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी। परफेक्शन की खोज हमेशा जारी रहती है। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हो। और ये जब हमने इक्सी मशीन ख़रीदा था 2001 या 2 में, ये उस समय का व्यू है, उस समय का एम्ब्रियोलॉजी लैब है। ये इक्सी मशीन अभी भी हमारे पास है, ये स्टिल वर्किंग। ये माइक्रोस्कोप बदल गया है, ये माइक्रोस्कोप बदल गया है और एडवांस हो चुके हैं। तो ग्रेजुअली हम उसको धीरे धीरे करके डेफिनेटली हम वी आर गोइंग फॉर द एडवांसमेंट। और जो पहले हम करते थे, देवेंद्र हमसे जो बोल रहे थे कि आप हमको ये भी बताइएगा कि पहले कैसे आईवीएफ होता था, अभी कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको आई एडजस्ट दिस। पहले चूँकि इक्सी मशीन अवेलेबल नहीं थी, तो हम जो एग्स हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड गाइड से बाहर निकाल लेते थे। अब जो अल्ट्रासाउंड का भी मैं यदि आपको हिस्ट्री बताऊं, तो अल्ट्रासाउंड मशीन का वेजाइनल प्रोब मेरे पास नहीं था। तब एक मैडम उषा हस्तक जो यूएई में थी या लीबिया में थी, वो आई थी, वो एक सोनोलॉजिस्ट थी। वो उनका हम
वेजाइनल प्रोब हायर करते थे, लेते थे, फिर उससे हम बाहर निकालते थे एग्स को। अभी भी यही काम करते हैं, अब मशीन हमारी अपनी हो गई है, 3 मशीनें हैं हमारे पास। तो ये जब एग निकालते थे तो इस एग को हम पहले देख के फिर हस्बैंड का स्पर्म लेके इसमें चारों तरफ छोड़ देते थे। तो ये एक कन्वेंशनल आईवीएफ होता था, ये खुद अपने आप मिल जाता था। इसका वीडियो भी मैं लाइव आपको डाल के दिखाऊंगा, जो मेरे पास में पड़ा हुआ है कि कैसे एग और स्पर्म मिलते हैं। ये स्टिल अभी भी किया जा सकता है, बट चूंकि अब इक्सी आ गया है तो एक एग को पकड़ के हम उसमें एक स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। तो मोस्टली अब जो टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोग्राम्स होते हैं वो इक्सी से होते हैं। बट जो कन्वेंशनल आईवीएफ है, वो कन्वेंशनल आईवीएफ में फेल होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, बट ये ज़्यादा नेचुरल है। हम कौन होते हैं स्पर्म को सिलेक्ट करने वाला? ये नेचर जो सिलेक्ट करती है वो बेटर होता है, बट कई बार ये सिलेक्शन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है। बट दोनों में जो एम्ब्रियो बनने का क्वालिटी और ब्लास्टोसिस्ट में जाने का, उसमें कोई अंतर नहीं होता। नॉन मेल इनफर्टिलिटी में अभी भी कन्वेंशनल आईवीएफ किया जा सकता है, बट इक्सी आजकल ज़्यादा प्रचलित है और इक्सी में सिंगल स्पर्म करते हैं तो पॉलीस्पर्मिया का चांस कम है, इन्फेक्शन का चांस कम है, और ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए ये इक्सी आजकल ज़्यादा करते हैं। और क्या क्वेश्चन थे देवेंद्र? सर क्वेश्चन ये हैं कि एक मैं ये पूछना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जब आपने आईवीएफ स्टार्ट किया था टेस्ट ट्यूब बेबी, उस समय और अभी के समय में क्या क्या टेक्नोलॉजीज में फ़र्क आया है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या एडवांस चीज़ें आप अभी कर रहे हैं? देखिए, आईवीएफ का जो सिस्टम था पहले, बेसिकली आईवीएफ जब भी हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हम आईवीएफ करते हैं, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब शरीर से बाहर। अब शरीर से बाहर जो ही आप किसी टिश्यू को निकालेंगे तो उसका लाइफ मेंटेन करना है। इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको वैसा ही इन्वायरमेंट, वैसा ही वातावरण देना पड़ेगा जो शरीर के भीतर रहता है, नहीं तो ये सेल माँ के या फादर के बाहर आके मर जाएगा। यदि ये ख़त्म हो गया तो आपके पास लाइफ ही नहीं है, तो आप क्या भ्रूण बनाएंगे? ये जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें कि इसको खाना देना, जिसमें इसको रखना, उसको कल्चर मीडिया बोलते हैं, जिसमें से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे ये मेंटेन करे। ये जो कल्चर मीडिया है, पहले रेडीमेड नहीं आता था, हम हाई मीडिया से ख़रीद के इसको बनाते थे। अब बनाने में कितना पानी मिलाना है, कितना लवण मिलाना है, कितना सॉल्ट मिलाना है, कितना सोडा बाइकार्ब मिलाना है, ताकि उसका पीएच जो है वो 7.20 से लेके 7.40 के बीच में रहे। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब हम करते थे, ये अभी भी करते हैं। पर कल्चर मीडिया अब रेडीमेड आने लगा है, तो ये चीज़ें बहुत सुविधाजनक हो गई हैं। पहले जो ओवम पिकअप की नीडल होती थी, ये हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते थे, जो बहुत महंगी पड़ती थी। अब ये इंडिया में मिलने लगी हैं। ये जो कल्चर डिश जिसमें हम रखते हैं फैल्कन की, ये चीज़ें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, यहाँ डीलर्स नहीं होते थे। अब ये डीलर्स हो गए हैं तो ये इजीली मिलने लगी है। इसको मेंटेन करने के लिए जिस बॉक्स में हम इसको रखते हैं उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। इंक्यूबेट करना मतलब अंडे को सेना। उस इंक्यूबेटर में हमें पीएच मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, CO2 मेंटेन करना है, ऑक्सीजन मेंटेन करना है। तो पहले ऑक्सीजन वाले इंक्यूबेटर नहीं आते थे, लो ऑक्सीजन वाले। हम पहले CO2 इंक्यूबेटर में काम करते थे। ये CO2 इंक्यूबेटर इंडियन वैरायटी बहुत लेट आया। हमने CO2 इंक्यूबेटर नेचुरल जुगाड़ से, नेचुरल इनोवेशन से भी काम किया, जिसमें कि हमारे पास इंक्यूबेटर नहीं था। उसका एक डिटेल वीडियो मैं कभी बनाऊंगा कि वो क्या चीज़ थी जिसमें हमने काम किया। फिर इस इंक्यूबेटर को हम जब, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी बोलना है कि मुझे किसी ने भी फंड नहीं किया। ये सब कुछ मैं कहीं पर भी ऑफिशियली, उस समय मुश्किल होती थी बाहर जाना कि ट्रेनिंग लेना, तो ये सीखे कहाँ से, एग्स कहाँ से मिलेंगे? तो स्लॉटर हाउस से एनिमल मैमल एग्स लाते थे। एग्स लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखना सीखा पहले, फिर
रिंकू बनर्जी मैडम को देखना सिखाया। फिर जब वो एग देखना सीख गई तब उसके बाद में फ्रोज़न स्पर्म एनिमल के लेके उनको फर्टिलाइज़ करना सीखा, फिर उससे एम्ब्रियो बनाया। जब वो हुआ तब हमने एग निकाल के उसी एनवायरनमेंट में जब ये चीज़ें बनने लगी तब उसी का एरिया में, उसी के एटमॉस्फेयर में हमने ह्यूमन एग का निकाला। मैं उन कपल्स को तो असीम धन्यवाद देता हूँ, असंख्य धन्यवाद देता हूँ। मैं ऋणी हूँ उनका, जिन्होंने उस समय एकदम नई टेक्निक थी, हम भी नए थे, तब भी उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट कराया। उन एग्स को ये टेम्परेचर में रखना, इस इंक्यूबेटर में रखना, इस इंक्यूबेटर को मेंटेन करना, ये ख़राब हो जाते थे फिर रिपेयर करना, ये सब हमने खुद अपने तरफ से सीखा। फिर ये इंक्यूबेटर और एडवांस हुए तो और इंक्यूबेटर खरीदे। अभी हमारे पास में 4 इंक्यूबेटर हैं, एक ख़राब हो जाए तो दूसरा, पर चूँकि पेशेंट ज़्यादा हैं तो हम हर इंक्यूबेटर को यूज़ करते हैं। फिर आप ग्रेजुअली देखोगे तो केवल इक्सी से काम नहीं होता। इक्सी के बाद में हमको यदि सक्सेस रेट बढ़ाना है तो जो इंजेक्शन का पैटर्न, पहले बड़ी मुश्किल से गोनाट्रोफिन मिलते थे एग्स बनाने की दवाई, तो हम क्लोमिफेन साइट्रेट से काम करते थे, फिर उसमें गोनाट्रोफिन जोड़ा, अब गोनाट्रोफिन इजीली मिलने लगे हैं। तो जो आईवीएफ करने का जो सिस्टम है वो बहुत कस्टमाइज और बहुत इजी हो गया है। अब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पहले डे 2 में हम ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि हमारे पास में इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। पर हम 2002 से ये चीज़ें हमने डेवलप करी, सीक्वेंशियल मीडिया बनाया, ताकि हम यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन है उसमें सिलेक्ट कर सकें एम्ब्रियो को और डे 5 ट्रांसफ़र करें। तो हम शायद भारत में पहले सेंटर होंगे जिनने डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आप मेरा पुराना ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र का वीडियो देखोगे वो भी आपको मिलेगा, जो यूट्यूब में अभी नहीं है बट मैं डालूँगा कभी। तो ये जो डे 5 ब्लास्टोसिस्ट, कई बार ये ब्लास्टोसिस्ट बनते नहीं थे। इस ब्लास्टोसिस्ट को बनाने के लिए डे 2 के बाद का जो इन्वायरमेंट में बहुत ही कठिन होता था इसका क्वालिटी कंट्रोल, इसको सीखा। फिर उस हिसाब से लो ऑक्सीजन वाले इंक्यूबेटर खरीदे, अभी जितने हैं सब ट्राई गैस हैं, मतलब लो ऑक्सीजन और CO2 वाले। माइक्रोस्कोप के भीतर जो हम देखते हैं एग को, इसको भी रखने के लिए टेम्परेचर 37 होना चाहिए जहाँ पर हम रखते हैं। ये 37 डिग्री की प्लेट नहीं मिलती थी, ये हमने कॉपर से यहाँ पर अपने जुगाड़ से, लोकल इलेक्ट्रीशियन से ये बनवाया, फिर उसमें थर्मोस्टेट लगा के 37 डिग्री मेंटेन किया। ये चीज़ें एक ग्रेजुअल जर्नी थी, जब कुछ भी नहीं था, आपके पास सामान नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है और आपको करना है, तो एक जुनून था जो करने के लिए हमको प्रेरित करता था। वो आज भी करता है। आज भी हम नई नई चीज़ें करती हैं। जो भी आजकल हम इक्सी करते हैं, इक्सी में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट को देखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें एकदम से बहुत फ़ायदा नहीं करती, उनको मैं अवॉइड करता हूँ। बट जैसे NIPGT को मैं थोड़ा ठीक मानता हूँ, मैं वो करने लगा हूँ, बहुत सारे एड ऑन देने लगा हूँ। जो स्पर्म का सिलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे स्पर्म सिलेक्शन जो कि एविडेंस बेस्ड हैं, उनको यूज़ करता हूँ। तो आप यदि देखोगे तो ये IVF एक कंटिन्यूस जर्नी है टू गेट मोर सक्सेस रेट। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो मैं यहाँ इसको एंड कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई जर्नी, हाउ द थिंग्स स्टार्टेड सिंस 1988-89, जब हमने ये सेल कल्चर सीखा, सेल को मेंटेन करना सीखा शरीर से बाहर, उसमें सेल का कल्चर करके उसमें से क्रोमोसोम निकाले। जब आप सेल कल्चर सीख जाते हो, जब आप सेल का लाइफ मेंटेन करना सीखते हो, तो फिर आप इन विट्रो सेल का मेंटेनेंस सीखते हो। फिर उसके बाद आप उसमें IVF सीखते हो, फिर आप IVF करते हो, फिर उसमें आप डे 2 से ट्रांसफ़र करके इसके साथ में जो गायनिकोलॉजी के हिसाब से पेशेंट को प्रिपेयर करना कि उसका अंडा निकलेगा तो अंडा ख़राब ना निकले, यूट्रस ठीक से हो, ट्रांसफ़र ठीक से हो, ट्रांसफ़र कैथेटर अच्छा हो, अल्ट्रासाउंड गाइडेड सब कुछ सीखना। इसके साथ में ही आप देखोगे तो जो मैंने अपनी थीसिस दिखाई, मैं ये साथ में
जो प्रीनेटल मतलब गर्भस्थ शिशु प्रसव पूर्व जो चीज़ें होती हैं, मैं तब से कर रहा हूँ 1991 से अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो जहाँ तक काम कभी सीखना ख़त्म नहीं होता, पर कब से कर रहे हैं जो लोग पूछते हैं यूट्यूब देख के कि 2016 से यूट्यूब चैनल बना है, बट वी आर वर्किंग सिंस 1988-89 एंड IVF का जो ट्रायल हमने 94-95 से स्टार्ट कर दिया था। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो शायद एक आर्काइव में रहेगा। ये एक मेरी जर्नी का वीडियो था। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।